कल हमने 2 पढ़ लिए थे, यूनिवर्सिटी एप्लीकेबिलिटी एंड जर्नल गाइडलाइंस। ये हमारे क्या है, फीचर्स हैं, यानी कि नेचर की हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कैसे बनता है, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटेशन से बनता है, रातों रात नहीं बनाया जाता। इस चीज को आप एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, इस चीज को अपने लाइफ में, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, है ना, धीरे धीरे समय के साथ आपको चीजों के बारे में पता चलता है ना। तो हम जब ये चीज नॉलेज बन रही है, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है, हमें चीजों के बारे में पता चलता है। तो फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब है दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो आपका ज्ञान है, जो आपको नॉलेज है, तब आप इन प्रिंसिपल्स को बनाओगे, इन प्रिंसिपल्स को लागू करोगे, देन एक्सपीरियंस करोगे, एंड देन यू डू द एक्सपेरिमेंट्स, और फिर तब आप इस चीज को करेंगे कि कैसे चीज होनी है और कैसे नहीं होनी है। तो ये किसके द्वारा होगा, ऑफ द मैनेजर्स। These are done by the managers. Now, अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से मतलब इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अकम्प्लिशिंग एनी एक्टिविटी। ये हमारा एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि हमें कोई भी चीज सीखनी है तो हम एक्सपीरियंस के साथ, एक्टिविटीज के साथ उस चीज को सीखें। और अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, जैसे कि कुछ हमने सॉल्यूशन निकाला फटीग वर्कर्स का, कि फैक्ट्रीज में कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, क्या फिजिकल कंडीशंस है, उन सब को टू चेक द स्ट्रेस को देखना, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटेशन। देखो, नॉलेज से मतलब है यहाँ पे कितना आपको ज्ञान है, उस चीज को आप कैसे अपने साथ इंप्लीमेंट कर रहे हो। देन एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपके कितना आपको अनुभव है, उस चीज को आप कैसे लगाओगे, लागू करोगे, तब आप प्रिंसिपल्स को समझ पा रहे हैं। देन एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है कि जब आपने उस चीज को सीखा, जाना, तो आप उसे कैसे कर रहे हो। तो ऐसे ही नहीं आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगा सकते हो, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कोई चीज होती है। जैसे डिविजन ऑफ वर्क, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मुझे काम को कैसे, किसको देना है, कैसे करवाना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी को कंप्यूटर की नॉलेज है और आपने उसको सेल्स का काम दे दिया तो वो नहीं कर पाएगा। तो आपको उस चीज को एक्सपीरियंस किया ना, आपने देखा कि इससे मेरे वर्कर की एफिशिएंसी कम हो रही है, क्योंकि वो उस चीज में उसको नॉलेज ही नहीं है। तो आपने फिर अपना मेथड को चेंज किया, सीखा आपने और उसको चेंज किया। तो जब आप प्रैक्टिस में, जब आप प्रयास में चीजों को लाओगे, सीखोगे अपने एक्सपीरियंस से, तब आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप एक गेम का एग्जांपल ले लीजिए। प्लेयर खेलते हैं तो क्या होता है, जैसे क्रिकेट चल रहा है तो अच्छे से वो खेल नहीं पाते, तो क्या करते हैं, वो कैप्टन क्या करते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं। यार ये स्ट्रिक्ट काम नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने वो चीज एक्सपीरियंस कर रखी, देखा है ना, ये यहाँ पे खड़ा हुआ पकड़ नहीं पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं अपने प्लेयर्स की पोजीशन को। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, सीखा है। तो वो भी एक तरीके से उनका मैनेजमेंट है। प्ले के दौरान जिससे क्या होगा, आपके मैनेजर्स अच्छे से अपने एम्प्लॉयज को कर पाए, और वैसे ही वही वो क्रिकेटर अपने उनको दे पा रहा है, अपने फील्डर्स को अपने जो वो है पोजीशन दे पा रहा है प्रॉपरली। तो वो क्या है, उनका एक्सपीरियंस है। देन हम बात करते हैं फ्लैक्सिबल होने की, कि ये क्या है, फ्लैक्सिबल है। हाउ इज इट फ्लैक्सिबल? फ्लैक्सिबल का मतलब क्या है? फ्लैक्सिबल का मतलब है कि कभी भी बदला जा सके, चीजें फ्लैक्सिबल है, रिजिडिटी नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, चीजें स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है। अगर कह दिया है ना कि नहीं ये प्लेयर नहीं खड़ा रहेगा, तो वो वही है, इट्स नॉट। जब वो नहीं खेल पा रहा है वहां पे अच्छा, तो उसको चेंज कर दो। जैसे फुटबॉल में होता है, रेफरी अलग हो, जो आपका गोलकीपर वो अलग खड़ा होता है, अगर आप उसको प्ले के में डालोगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसी चीज में प्रैक्टिस उसको है। तो यहीं पे वो चीजें आप यहां पर भी इंप्लीमेंट करेंगे। These principles are not rigid. Rigid मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, जैसा बोल दिया वैसे ही करना है, बदले जा सकते हैं टाइम के साथ। ये हमने पढ़ा है, हम जानते हैं। अगर आप मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके टेस्ट चल रहे हैं, अब आपको घर जाके पढ़ना भी, आपको होमवर्क मिल जाए तो आप नहीं कर पाएंगे,
तो कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं है। टीचर को लग रहा है अगर कि आपके टेस्ट भी है, आपको पढ़ना भी है, तो चीजें बदली भी जा सकती है, स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी। तो रिजिडिटी मतलब, रिजिड होना मतलब स्ट्रिक्ट होना, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू बी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट नहीं होना है, सिंपल, स्मूथ, फ्लेक्सिबल बनाना है, कैन बी अडॉप्टेड, ताकि चीजें आप जब आप चेंज कर सकते हैं तो आप उनको बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं मैनेजर्स की क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से। Principles of management are not developed overnight, but they are formed by experience and collective wisdoms of the managers. Flexibility, the principle of management are not static guidelines which have to be followed absolutely. They are flexible and managers have to have the discretion to modify them. मतलब वही बोल रहे हैं ना कि स्टैटिक नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है, एक जैसा नहीं है, रिजिडिटी नहीं है, बदली जा सकती है चीजें जब बदलने की जरूरत हो। अननेसेसरी थोड़ी बदलाव करेंगे, जहां जरूरत होगा वहीं पे तो बदलाव किया जाएगा, है ना। एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे थिएटर के शोज होते हैं, तो क्या होता है, वो प्ले कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक उन्होंने बहुत कॉमेडी सीन दिखाना है, तो वो नहीं वर्कआउट कर पा रहा है, वर्कर या वो एक्टर नहीं कर पा रहा, तो क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं, है ना। तो क्या है, मतलब स्ट्रिक्टनेस थोड़ी है यार, इसने प्ले करना तो यही करेगा, चेंज कर देते नहीं। तो वहां पे मॉडिफिकेशन जरूरी अगर होगा तो वो कर देंगे, कोई सीन नहीं वर्कआउट करेगा, उसको चेंज करके कुछ और करते हैं, है ना। तो वहां पे मॉडिफिकेशन जरूरी है, लेकिन मॉडिफिकेशन कब कर पाओगे, जब आप उस चीज की प्रैक्टिस करोगे, प्रयास करोगे, तभी तो उसमें बदलाव ला पाएंगे आप। तो मैनेजर्स तभी बदलाव करते हैं जब उसकी जरूरत होगी, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो मैनेजर बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। मैनेजर चेंज नहीं करेंगे आपके रूल्स में, रेगुलेशंस में, प्रैक्टिस में, अपने काम में बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, इसका मैं एक एग्जांपल और देती हूं कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा, सेंट्रलाइजेशन पढ़ा। अब अगर आपको लग रहा है सेंट्रलाइजेशन वर्क नहीं कर रहा है तो आप डिसेंट्रलाइजेशन कर लो। इससे एग्जांपल और ले लीजिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे हैं, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जब आप नॉर्मल किसी से भी रैंडमली कोई भी बात कर सकते हैं। तो कई सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहां इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही काम करता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन काम नहीं करता। फॉर्मल होना मतलब जब आप बात कर रहे हो, हाँ जी सर, नॉर्मल ऐसे बात करना, ठीक है, हो जाएगा, तो यू आर बीइंग वेरी फॉर्मल, फॉर्मली ड्रेस्ड होना। फॉर्मल होते हैं ना कि जब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके, एक डिसेंट पर्सन होके आपको बात कर। इनफॉर्मल होके यू नो यू हैव नॉलेज, आप वहां पे स्टूपिड नहीं हो, आपको नॉलेज है, आप उस काम को कर सकते हो, परफेक्ट एंड नेट। बट अब वहां पे इनफॉर्मल हो, आप नॉर्मल, ठीक है सर, हो जाएगा आराम से, अरे कर देंगे, ऐसे होता है। लेकिन काम हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में भी, वो भी अपना 100% गोल अचीव कर रही है, और ऑर्गेनाइजेशन दूसरी भी अचीव करे जहां पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो ये चीजें डिपेंड करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके काम कराने का तरीका कैसा है। दो मैनेजर है, ए अमन मान लो एक मैनेजर है, एक मैनेजर मान लो अमित है, तो दोनों का काम करने का तरीका अलग है। जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां अलग होती हैं, हर किसी का स्वभाव, हर किसी का नेचर अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, कोई बहुत ज्यादा कॉमेडियन होता है, किसी के साथ लगता है इतना जॉली पर्सन है, बड़ा मजा आता है साथ रहने में। तो ऐसे ही आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी पर्सन मिलते हैं, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट मिलते हैं, कुछ कैसा किनका नेचर होता है ना। तो वो चीजें होती है। देन अब हम बात करते हैं मेनली बिहेवियरल। क्यों कहा गया है इसको बिहेवियर? Since the principles aim at influencing complex human behavior, they are behavioral in nature. यहाँ पे जो बिहेवियरल की बात की गई है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस का मतलब जब आप किसी चीज से प्रभावित हो रहे हो, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो आपके स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज को हैंडल करना चाहते हो, गुस्से में, प्यार से, फ्रेंडली, किस वे में आप उस चीज को हैंडल करेंगे, वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे माना गया है कि वो बिहेवियरल नेचर है, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। और यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात करते हैं। While planning the layout of a factory, orderliness would require that workflows are matched by the flow of material and movement of the man. अब जब हम प्लानिंग की बात करेंगे तो हम ये मानते हैं कि वो फ्लो के साथ है, किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज यहाँ पर देखी जाएगी। तो हमने माना है कि वो कॉम्प्लेक्स है और बिहेवियर है इन नेचर, ठीक है। नाउ
बिहेवियरल नेचर मतलब आपके स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उस चीज को हैंडल करना चाहते हैं। देन नंबर 6 इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका प्रभाव आपको दिखेगा, उसका प्रभाव आपको दिखेगा। जैसे आप मेहनत करते हैं, हर डेली आप 2 घंटे पढ़ाई करें, आपका इंप्रूवमेंट अपने आप आपके मार्क्सेस में हो जाएगा। लेकिन अब वही वो आप एक दिन पहले आप कॉपी खोल के पढ़ोगे पेपर में, पास वो आपकी कैचिंग पावर पे डिपेंड करता है, पास होना ना होना तो राम जाने, है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दे आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, सो दैट क्या प्रभाव होगा उस चीज का उस सिचुएशन पे, ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल की बात की जाएगी, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर सिचुएशन की भी बात करेंगे, किस तरीके से वो चीज होगी। Then the next point is contingent. Contingent मतलब uncertain. क्या बोलेंगे contingent का मतलब uncertain है। Their applicability depends on prevailing situation at a particular point of time. The application has to be changed as per the situation. Contingent, बारिश, पता है आपको अभी बारिश हो जाए तो क्या है, कंटिंजेंट है, स्वभाव क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो जब कोई सिचुएशन होती है, क्या सिचुएशन आप काम कर रहे हैं और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाए आपके सामने, आपको उसको इमीडिएटली हैंडल करना पड़े। जैसे कि हम गैंग प्लान की बात करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में आता है वो। तो अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो वो क्या है, कंटिंजेंट सिचुएशन हुई। एकदम से फैक्ट्री में मान लो किसी की उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, इमीडिएटली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो कुछ चीजें अनसर्टेन है, कई बार ऐसी चीजें होती है आपको एकदम माल आने का ऑर्डर मिला और कई बार कम मिला, कई बार ज्यादा मिला, तो कैसे उस चीज को इंप्रूव करना है, वो है आपका कंटिंजेंट। दिस एप्लीकेशन हैज बीन चेंज्ड एज पर द सिचुएशन के हिसाब से ये एप्लीकेशन आपका चेंज होगा। ओके Now, significance of principles of management. इनका significance क्या है? Providing managers with useful insights into reality. Manager को useful insights provide करना, real world situation के बारे में aware कराना. To adhere to those principles will improve their knowledge, ability and understanding of various managerial situations and circumstances. यहां पे क्या कर रही है, अवेयर करा रहे हैं सिचुएशन के बारे में कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन क्या है, कैसे आप उन सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है। जैसे कि क्या होता है, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि कोई वर्कर लीव मांग रहा है, तो आप कैसे उस चीज को ले रहे हो, क्या आपकी नॉलेज है, एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है उसकी सिचुएशन को, और आप किस तरीके से उसको लीव दे रहे हो। अ मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि कोई आपसे कोई एम्प्लॉय आपका लीव मांगता है तो कैसे देना है, क्या देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो रूटीन के हिसाब से चलेंगे, आपके रूटीन के हिसाब से, मतलब डिसीजन आपकी रूटीन के हिसाब से होगी, एक्सेप्शनल सिचुएशंस को यहां पर लेकर चलेंगे और रूटीन के अकॉर्डिंग आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, विच रिक्वायर द एक्सपर्टीज बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। और यहां पे आप कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करोगे, डेलीगेशन, क्योंकि मैनेजर क्या कर रहा है, अपनी काम को अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा है, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनको वो देता है। तो यहाँ पे मैनेजर किस तरीके से उस काम को हैंड ओवर कर रहा है, उसकी इंसाइट, उसकी समझ क्या कह रही है, वो पर्सनल की बात करेगी। मैंने क्या बोला, 10 मैनेजर हैं, 10 के काम करने का तरीका अलग है ना। जैसे हमारे हाथों की 5 उंगलियां अलग होती है, वैसे हर मैनेजर का काम करने का तरीका भी अलग है, हर पर्सन की सोच अलग है, हर पर्सन का कैप्चर करने की चीजें अलग है। कोई बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेगा तब उसे चीजें समझ में आती हैं, कोई ऊपर से पढ़ लेता है कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं, हर किसी का अलग है परसेप्शन, व्यू, देखने का तरीका। तो मैनेजर जब काम कर रहा है उसका भी इंसाइट, उसकी समझ पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि उसको कितनी उस चीज के बारे में नॉलेज है, कितनी उसकी क्षमता है, कितना उसे समझ में आया उस चीज के बारे में, वो कितना उसे हैंडल करवाएगा उस सिचुएशन को, वो डिपेंड करेगा। समझ में आया यहाँ पे आपको। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव
एडमिनिस्ट्रेशन, आप रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। द रिसोर्सेज विद द कंपनी आर लिमिटेड, management principles equip the managers to see the cause and effect of their decisions and actions and thus reduce wastage। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, मतलब आपने क्या करना है, रिसोर्सेस को पूरी तरीके से इफेक्टिवली आपने यूज करना है। क्योंकि जो आपके यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेस का, आप उसे भरपूर तरीके से यूज करो ताकि जो उससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके, जितना हो सके उतना बेनिफिट आपको उस चीज से मिल रहा है। यू आर टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट, जितना हो सके उतना बेनिफिट आप उससे लेंगे। तो रिसोर्सेस क्या होंगे, कंपनी के लिमिटेड होंगे, इक्विप होंगे। आप देखेंगे किस तरीके से उस चीज को आप कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लेंगे, अपने डिसीजंस लेंगे। ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब भरपूर तरीके से उस चीज को इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना, मैनेजमेंट के डिसीजंस में चीजों को लाना, एस्टैब्लिश करना, पूरा इस्तेमाल करना। देन नंबर थर्ड, साइंटिफिक डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आई मीन ऐसे ही कोई आप डिसीजन नहीं ले सकते हो अपनी कंपनी के बिहाफ पे, कोई वजह होगी उस डिसीजन के ऊपर, थॉटफुल होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए, क्या वजह है उसकी वो होना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल टाइमली हो, रियलिस्टिक हो, और जो आपकी मेजरेबल इवैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंग हो, ताकि जो प्रिंसिपल्स है आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रिजुडाइज, मतलब कोई भी ऐसा भेदभाव वाली चीजें नहीं होनी चाहिए आपके डिसीजंस में, जिससे क्या हो, आप किसी के साथ बहुत फेयरली आप एम्प्लॉय से ट्रीट कर रहे हो और किसी एम्प्लॉय के साथ आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हो, किसी सिचुएशन को आप बहुत ज्यादा लॉजिकली ले लेते हो, किसी सिचुएशन को आप बहुत ज्यादा इलॉजिकली सॉल्व कर देते हो, तो वहां पे आप क्या मानते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स में आपको थोड़ा प्रभाव अपना डालना है। देन मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इफेक्टिव एंड डायनामिक। इफेक्टिव मतलब प्रभावित है, डायनामिक है मतलब बहुत ज्यादा विशाल है, बड़े हैं। इनके प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, समझा है, तो आप किस तरीके से उस चीज को लोगे अपने बिजनेस में, काम करने के तरीके में। जैसे मैंने पहला ही मैनेजमेंट पढ़ लिया, डिवीजन ऑफ वर्क या फंक्शनल फॉर्मेनशिप में आप देखते हैं रूट क्लर्क हो रहा है, या हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, अब गुस्से में चल रही है चीजें, कैसे चल रही है। तो ये जो आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बदलाव ला रहे हैं, ये चीज यहाँ पे डिपेंड करेगी। चेंजिंग रिक्वायरमेंट में एनवायरमेंट के। देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में मदद करता है। ड्यू टू इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ पब्लिक फोर्सेस, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हमारी अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो सबको जरूरत है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा किया जा सके। Principles of management not only help in achieving organization goals, but also guide managers in performing social responsibility. यहाँ पे आप सिर्फ यही नहीं कि आप कैसे मैनेजर गोल्स को कर पाते हैं, यहाँ पे आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में भी मदद करते हैं, अवेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बारे में बताते हैं, उस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि अपना बेनिफिट देख रहे हैं, यू आर फुलफिलिंग योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। Management training, education and research. Management principles are core of management and are helpful in increasing knowledge, which form the basis for management training and research. Management training and education research की बात हो रही है। यहाँ पे ये हेल्पफुल कैसे होता है, ये हेल्पफुल ऐसे होता है कि जैसे आप कोई भी डिवीजन ऑफ वर्क करो, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, कोई भी आप चीजें अपने बिजनेस में, एनवायरमेंट में लेकर आ रहे हो, जैसे कि आप मानते हैं कोई नॉन कोर बिजनेस है, बैंक बीपीओज हैं आपके, कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, तो वो कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट को, वो डिपेंड करेगा। उसमें ट्रेनिंग आती है, एजुकेशन आती है, रिसर्च आता है। जैसे कि एग्जांपल और ले लीजिए, कोविड का टाइम आया, सबने कितना ज्यादा वर्क फ्रॉम होम को एम्फेसाइज किया ताकि एटलीस्ट कंपनी भी कुछ करे, तो वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्टअप हुआ था उस टाइम पे। तो वो कैसे आया, वो ट्रेनिंग के दौरान आपके रिसर्च वर्क से हुआ। ओके